जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम एक जन्म पत्री का अध्ययन करने वाले हैं, उसका विश्लेषण करने वाले हैं। इस जन्म पत्री में हम आपको जन्म कुंडली के कई योग बताएंगे और कुछ दोष भी बताने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये एक महिला जातक की हम जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, लेकिन उसकी शादी एक अरबपति ससुराल में हुई। पति बहुत धनवान था, लेकिन फिर भी उसका जीवन बेहाल ही रहा। आखिर क्या कारण है कि गरीबी से वो अमीरी की तरफ गई, लेकिन वहाँ भी उसको सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस जन्म कुंडली में हम धन योग की चर्चा करेंगे और कई योगों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब जन्म कुंडली पर चर्चा करते हैं। ये एक महिला जातक की जन्म कुंडली है, जिसका जन्म 1984 में हुआ है। यहाँ पर मैं डिटेल गोपनीय रखने जा रहा हूँ, परंतु ज्योतिष के विद्यार्थी जन्म कुंडली देखकर ही समय का अनुमान भी लगा सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ जन्म कुंडली के योगों पर चर्चा करना है, तो आपका ध्यान सिर्फ जन्म कुंडली के ग्रह योगों पर ही होना चाहिए। तो ये एक कुंभ लगन की जन्म पत्री है। ये वृषभ राशि का इसका जन्म है, तो कुंभ लगन और वृषभ राशि में जन्म हुआ है। हम देखें कि जो इसका चंद्रमा है वो चौथे घर में उच्च का होकर राहु के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यही दिखाई देता है कि चंद्र राहु की युति चौथे घर में यहाँ पर बनी हुई है, जो अच्छी नहीं है, क्योंकि छठे घर का स्वामी होकर चंद्रमा उच्च का होकर चौथे घर में बैठा है, जो पारिवारिक हालातों को बयान करता है कि स्थिति काफ़ी ख़राब है। चंद्रमा का उच्च का होकर बैठना अच्छा है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर षष्ठेश भी है। षष्ठेश होकर उच्च का होना तो उस भाव के फलों को कमज़ोर कर देता है। तो चौथा घर बुरी तरह यहाँ पर पीड़ित है और केंद्रुम दोष में भी है। केंद्रुम दोष के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर लग रहा है, लेकिन आप सबसे पहले देखिए कि जन्म से इसको सूर्य की महादशा मिली और सूर्य इसका द्वादश भाव में बैठा हुआ है, और उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद इसको चंद्रमा की महादशा शुरू हो गई। तो चंद्रमा की महादशा भी अच्छी नहीं जाने वाली, सूर्य की भी अच्छी नहीं जाने वाली। उसके बाद मंगल की महादशा है, और मंगल की महादशा भी आप देखोगे कि शनि के साथ ग्रह युग में फंसा हुआ है। शनि और मंगल दोनों ही 9th हाउस में बैठे हुए हैं, दोनों की डिग्री काफ़ी पास है। तो मंगल भी इतना बढ़िया रिजल्ट देने के काबिल नहीं है, क्योंकि मंगल के आगे भी केतु बैठा हुआ है। केतु मंगल की राशि में ही बैठा हुआ है, और राहु आपको पता ही है कि चौथे घर में बैठा हुआ है, एवरेज रिजल्ट देने वाला ही है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। उसके बाद जो इसकी लाइफ में टर्निंग महादशा आती है वो गुरु की महादशा आती है, जो आप देख रहे हो कितना बढ़िया प्लेसमेंट लिए हुए बैठा हुआ है। पहले हमें ये देखना है कि जन्म कुंडली में क्या वाकई योग अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लग्नेश का 9th हाउस में बैठना इंसान को भाग्यशाली बनाता है। शनि जो 9th हाउस में बैठ तो गया है, लेकिन उसकी युति 10th हाउस के स्वामी के साथ है, जो अच्छा योग है, राजयोग है। लग्नेश और दशमेश की युति 9th हाउस में बैठना बहुत बढ़िया राजयोग माना जाता है, लेकिन दोनों में ग्रह युद्ध हो रहा है, और नैसर्गिक रूप से मंगल और शनि दोनों शत्रु हैं, और तत्कालिक रूप से भी पंचदा मैत्री चक्र में भी वो दोनों शत्रु की भूमिका निभा रहे हैं। चाहे ये एक राजयोग बन रहा है, लेकिन भाग्य भाव कहीं ना कहीं कमजोरी लिए हुआ है। तो यहाँ पर जो भाग्य भाव है इसका पीड़ित है। तो यहाँ पर मंगल शनि के बीच में जो घमासान युद्ध हो रहा है वो भाग्य को कमज़ोर कर रहा है। और जन्म भी हम देख रहे हैं कि इसका सूर्य की महादशा में हुआ, और चौथे घर में चंद्र और राहु की युति है। पहले घर से लेकर 8वें घर तक इसके सभी घर खाली हैं। तो यानी शुरुआती जीवन बचपन गरीबी में बीतेगा, ऐसी पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी कुंडली में जो धन योग है, देखिए कितना शानदार बना हुआ है। दूसरे घर का स्वामी और 11th घर का स्वामी गुरु ही है, जो 11th घर में ही बैठा हुआ है, और धन के कारक शुक्र के साथ बैठा हुआ है, लक्ष्मी के कारक शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो गुरु और शुक्र की युति अपने आप में ही एक बहुत ही बढ़िया धन योग की युति मानी जाती है। इसमें जो शुक्र है वो 9th लॉर्ड भी है। आप ये मत भूलिए कि यहाँ पर जो शुक्र है वो 9th लॉर्ड है। तो दूसरे घर का स्वामी, 11th घर का स्वामी और 9th घर का स्वामी की युति 11th घर में होना, ये एक बड़ा राजयोग है। यानी जन्म कुंडली में इनके धन योग पूर्ण रूप से विद्यमान है। लग्नेश और दशमेश की युति भी 9th हाउस में है। तो ये सब युतियाँ इनके बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, जो इनके जीवन में ये बताती है कि इनको कभी ना कभी जीवन में जो है समृद्धि मिलेगी, पैसे का सुख मिलेगा, या इसको कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति होगी।
तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ पर बहुत सारा धन था, यहाँ पर धनवान फैमिली में शादी हुई जो बहुत ही बड़ी फैमिली है, अरबपति फैमिली है। तो धन योग ने वहाँ पे काम किया, क्योंकि लड़की की कुंडली में अगर धन योग है तो ज़्यादातर मामलों में यही देखा जाता है कि शादी के बाद ऐसे इंसान की किस्मत खुल जाती है, या उसकी शादी ऐसे परिवार में होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धन हो। तो यहाँ पर धन योग ने उस तरीके से यहाँ पर काम किया, तो यहाँ पर उसकी शादी एक अच्छे धनवान परिवार में हुई। तो यहाँ से हम आगे की स्टोरी को मूव करते हैं। हम देखते हैं कि इसका जो सप्तमेश है वो सूर्य है, वो 12वें घर में बैठा हुआ है, और अष्टमेश है वो बुध है, जो साथ में पंचम भाव का स्वामी भी है, वो भी 12th घर में बैठा हुआ है। तो सूर्य और बुध की युति है, यानी 5वें घर, 7वें घर, 8वें घर की युति 12वें घर में हो रही है। तो ये एक अच्छी युति नहीं है, देखा जाए तो अच्छी युति नहीं है। तो यहाँ पर जो सूर्य है वो तो 7th लॉर्ड होकर 12वें घर में चला गया, तो ये भी बताता है कि पति से कुछ ना कुछ खटपट रहेगी, अनबन रहेगी। तो ये हम आगे की बात ये करने वाले हैं कि यहाँ इसका पति है जो बिल्कुल भी इसको सहयोग नहीं करता है, पति के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे शादी हुई है वहाँ पर सिर्फ पैसा ही पैसा है, लेकिन फैमिली का सुख नहीं है। तो जातिका के पास एक कहने को ये ज़रूर है कि उसकी शादी एक बड़े परिवार में हुई है, परंतु उसको उतना मान सम्मान और उसकी इच्छाओं का उसको वो मूल्य नहीं प्राप्त हुआ है शादी के बाद। तो यहाँ पर जो सूर्य है, आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था तो उसमें मैंने विष नवांश की बात की थी। तो यहाँ पर जो सूर्य मकर राशि में है तो वो विष नवांश में जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री 28 है, और मकर राशि में 26 डिग्री 40 अंश से लेकर 30 डिग्री के बीच में जो प्लैनेट होता है वो विष नवांश में होता है। तो सूर्य इसका 7th लॉर्ड विष नवांश में जाएगा। तो पति का जो नेचर है वो भी विष नवांश के माध्यम से झलक रहा है, कि यानी पति अपनी पत्नी की बिल्कुल भी केयर नहीं करता, उसका मान सम्मान नहीं करता। तो यहाँ पर वो सप्तमेश और अष्टमेश की युति का प्रभाव भी साथ साथ देखने को मिल रहा है। तो यानी कहने को इसकी शादी बहुत बड़े परिवार में हुई है, ससुराल बहुत अच्छा मिला है, लेकिन वहाँ पर इसकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि सिर्फ इनकी कुंडली में धन योग ही अच्छे हैं, लेकिन फैमिली लाइफ, पारिवारिक सुख इनके बिल्कुल भी जन्म कुंडली में अच्छे नहीं हैं। तो चाहे इसका जन्म अपने परिवार में जहाँ पे हुआ है, जहाँ ससुराल में गई हैं, तो पारिवारिक सुख में घर में इसके ग्रहण लगा हुआ है, जो चौथा घर है वहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है, और पूर्ण रूप से केंद्रुम में है। आप देख रहे हो चंद्रमा के ना ही पीछे है ना ही आगे है, कितने घर खाली हैं, पूर्ण रूप से केंद्रुम है, और चंद्रमा के सामने घर भी खाली है जिसमें केतु बैठा है। हम राहु और केतु को केंद्रुम दोष में शामिल नहीं करते हैं। मैंने केंद्रुम दोष पर 2 वीडियो बना डाले हैं दोस्तों, उसमें मैंने इतने विस्तृत रूप से आपको बताया है। अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा तो आप केंद्रुम रूप दोष के बारे में पूर्ण रूप से सही व्याख्या को समझ ही नहीं पाओगे। केंद्रुम दोष के बारे में आपको अगर समझना है तो आपको 2 वीडियो को देखना पड़ेगा। और दोस्तों इसका केंद्रुम दोष का नीच भंग भी नहीं हो रहा, यानी भंग भी नहीं हो रहा, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। चंद्रमा से केंद्र में सारे घर खाली हैं, और लगन से केंद्र में भी कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, चंद्रमा स्वयं बैठा है। क्योंकि हम केंद्रुम दोष की चर्चा कर रहे हैं तो चंद्रमा को लेंगे नहीं, तो लगन से भी केंद्र खाली हैं और चंद्रमा से भी केंद्र खाली हैं। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्रुम दोष होता है पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, एक बहुत ही दुखदाई केंद्रुम दोष बन जाता है। यानी ऐसे इंसान के जीवन में अकेलापन होता है, सभी चीज़ें आसपास मौजूद होती हैं लेकिन फिर भी तन्हाई और अकेलापन उसके जीवन में लगा ही रहता है। ये होता है केंद्रुम दोष का प्रभाव। कुछ लोग सिर्फ यही मानते हैं कि निर्धन होता है ऐसा इंसान, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मैंने हमेशा कहा है ये योद्ध तन्हाई देता है, अवसाद देता है, अकेलापन देता है। तो इसके पास सब कुछ होते हुए भी अब अकेलापन ही है, तो इसकी लाइफ वैसी ही चल रही है केंद्रुम दोष के फुल प्रभाव के कारण। तो ये योग की शांति करवानी भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जीवन में तहस नहस मचाए हुए है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसको काल सर्प दोष है, लेकिन यहाँ पर कोई काल सर्प दोष नहीं बन रहा दोस्तों। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि काल सर्प दोष का प्रभाव है तो ये भ्रांति निकाल दीजिए, यहाँ पर कोई काल सर्प दोष नहीं बन रहा। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से केंद्रुम दोष का प्रभाव है, जिसने सभी योगों को भंग कर दिया है, सभी राज योगों को निष्फल कर दिया है। और 9th हाउस जो भाग्य का घर है वहाँ पे द्वंद्व हो रहा है, मंगल शनि की युति द्वंद्व होती है। ऐसे इंसान में
तब भाग्य एक तरह से लॉक हो जाता है, खुलता है फिर लॉक हो जाता है। लेकिन ग्रह युद्ध में कारण मंगल की जो विजय हो रही है वो कभी कभी भाग्य में सपोर्ट कर देती है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों शत्रु होने के कारण नैसर्गिक और तत्कालिक रूप से तो यहाँ पर पूर्ण रूप से सहयोग नहीं दे पाते हैं, और वैवाहिक जीवन से लेकर भाग्य का स्वामी दोनों पीड़ित होने के कारण पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति ही नहीं हो पा रही है। तो इस जन्म कुंडली में हम यही देख रहे हैं कि किस प्रकार से अच्छे योग होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो राजयोग है वो निष्फल हो गए सिर्फ केंद्रुम दोष के प्रभाव के कारण। यानी ससुराल भी अच्छा मिला, लेकिन ससुराल के लोग और पति दोनों ही इसकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड है वो सूर्य है और 8th लॉर्ड जो ससुराल का है बुध है, दोनों ही 12th हाउस में बैठे हुए हैं और राहु के द्वारा दृष्ट हैं। और आप देख रहे हो कि सूर्य और चंद्रमा पर भी राहु का प्रभाव पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति बताता है कि सूर्य और चंद्रमा पर जब राहु का प्रभाव है तो ऐसे जातक का जीवन कष्टमय ही रहता है। और दूसरी बात है कि ऐसे इंसान का शुरुआती जीवन जहाँ पे वो पैदा हो रही है तो सूर्य उसका पिता हो गया, चंद्रमा माता होगी, दोनों पर जब राहु का प्रभाव है, बुरे ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसे परिवार में भी जन्म हुआ जहाँ पर काफ़ी गरीबी थी, जहाँ पर पैसे की तंगी थी। तो लेकिन ससुराल का दर का मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से इसमें धन योग होने के कारण ससुराल इनका अमीरी में इसको मिला और बढ़िया मिला, लेकिन वैवाहिक सुख नहीं है, सिर्फ पैसे का ही सुख है। तो पैसे का सुख से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। तो इस जन्म कुंडली के माध्यम से मैं यही कहना चाहता था, विश्लेषण यही करना चाहता था कि जन्म कुंडली में अगर एक आधा योग खराब हो तो वो सारी कुंडली के राजयोग निष्फल कर देता है। और चंद्रमा तो हमारे मन का कारक है, चंद्रमा अगर खराब हो गया तो अकेला ही सारे राजयोगों को नष्ट कर देता है। इसमें इस जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा चंद्रमा बुरी तरह से खराब है। सिर्फ उच्च का देखकर हमें ये नहीं देखना कि उच्च का चंद्रमा है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। यहाँ पर षष्ठेश भी है, छठे घर का स्वामी होके उच्च का हुआ है, तो छठे घर के गुण लेकर वो जहाँ पर बैठेगा उस घर में बहुत ज़्यादा पीड़ा देगा। अगर आपने ये बात को नहीं समझा तो आप सही तरीके से ज्योतिष के सूत्रों का प्रतिपादन नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही समझाया है। उम्मीद करता हूँ पूरे कंसेप्ट को आपने समझने की कोशिश की होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।